आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे बस मुझे अपने पापा की ही चिंता हो रही थी, जिस कारण मेरा इधर उधर कहीं पर भी मन नहीं लग रहा था। दरअसल आज दोपहर को जब मैं ऑफिस में था तो मेरे फ़ोन की रिंग बजी। मैंने जब फ़ोन देखा तो उस पर गांव से कॉल आ रहा था, तो मैंने तुरंत फ़ोन रिसीव किया तो सामने से मेरे छोटे भाई ने कहा, भैया आप जल्दी से घर आ जाइए, पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। भाई की ये बात सुनकर मैंने तुरंत ही अपने बॉस से बात की, तो काफ़ी दिनों से छुट्टी ना लेने के कारण बॉस ने भी मुझे जाने को कहा। तो उस समय मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो शाम के 4 बज रहे थे, जिस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, अगर मैं जल्दी जल्दी सारी तैयारी करूँगा तो 7 बजे वाली आखिरी ट्रेन मुझे मिल जाएगी। असल में मैं 2 सालों से यहाँ रेंट पर रहकर इस ऑफिस में काम करता हूँ और मेरा सारा परिवार गांव में रहता है। खैर, ऑफिस से निकलकर मैं जल्दी जल्दी अपने भाड़े वाले घर पर गया और गांव जाने की तैयारी करने लगा। सारी तैयारी करके ठीक 6 बजे मैं नज़दीकी स्टेशन जाने के लिए अपने घर से निकला और 6:30 बजे तक स्टेशन पहुंच गया और अभी प्लेटफॉर्म पर बैठकर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूं। करीब आधा घंटा और इंतज़ार करने के बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई, तो मैं भी ट्रेन में चढ़कर बैठ गया। हालांकि मौसम ठंड का था, जिस कारण रात की ट्रेन काफ़ी खाली खाली सी थी। मेरे ट्रेन में बैठने के 10 मिनट बाद ही ट्रेन खुल गई। ट्रेन के खुलते ही ट्रेन ने काफ़ी रफ्तार पकड़ ली। मेरा गांव यहाँ से करीबन 4 घंटे का सफ़र था, तो मुझे वहाँ पहुँचते पहुँचते रात के 11 बज जाएंगे। खैर, किया भी क्या जा सकता है, मुझे तो रात वाली ट्रेन ही पकड़नी थी। और ठीक वैसा ही हुआ। रात के 11 बजे मैं अपने गांव के स्टेशन पर उतरा तो सारा स्टेशन अंधेरे में डूबा हुआ था। उस पूरे स्टेशन पर मुझे मेरे अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था। 2-3 बार इधर उधर नज़रें दौड़ाने के बाद मुझे स्टेशन पर एक हल्की टिमटिमाती लाइट जलती दिखी। तो उस रोशनी को देखकर मैं समझ गया कि ये स्टेशन मास्टर का कैबिन है। तो मैं चलकर स्टेशन मास्टर के कैबिन में गया। कैबिन के अंदर दाखिल होते ही स्टेशन मास्टर ने कहा, कहाँ जाना है भाई साहब आपको? जिस पर मैंने अपनी सारी परेशानी स्टेशन मास्टर को बताई। तो स्टेशन मास्टर ने कहा, भाई साहब इतनी रात गए भीमपुर गांव की तरफ जाना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि रात को उस रास्ते पर भूत प्रेत मंडराते रहते हैं। तो आप एक काम करिए, आज रात यहीं रुक जाइए, सुबह होते ही चले जाइएगा। मैं इन सब बातों को नहीं मानता था, जिस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, अगर घर सुबह ही जाना होता तो मैं सुबह वाली ट्रेन से नहीं चला आता। अपने मन में ये सोचते ही मैंने स्टेशन मास्टर से कहा, नहीं सर, मैं घर चला जाऊंगा। और इतना बोलकर मैं स्टेशन से बाहर निकला। तो बाहर निकलते ही अंधेरे ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। घना अंधेरा और चारों तरफ फैले सन्नाटे को देखकर मैं समझ गया कि 2 सालों में गांव जरा भी नहीं बदला। यहाँ से मेरा घर करीब आधे घंटे का सफ़र है, तो मुझे अभी काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा, जिस कारण मैंने अपने चलने की रफ्तार बढ़ा दी। काफ़ी ठंड का मौसम होने के कारण पूरे रास्ते पर बस कोहरा ही कोहरा फैला हुआ था। मैं टॉर्च तो लाया नहीं था, जिस कारण चांद की हल्की रोशनी में मुझे जितना भी दिखाई दे रहा था वो सब कोहरे के कारण धुंधला धुंधला सा दिखाई पड़ रहा था। सन्नाटा पूरे माहौल में इस कदर छाया हुआ था कि मेरे पैदल चलने की आवाज़ भी मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाज़ उस पूरे माहौल को और भी ज़्यादा सुनसान बना रही थी।
कुछ दूर चलने के बाद मैं एक कच्चे रास्ते पर पहुंचा, जिस रास्ते के दोनों ओर बस लंबे लंबे पेड़ ही थे, जिस कारण चांद की हल्की रोशनी भी उस रास्ते पर नहीं पहुंच पा रही थी। अभी मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते के किनारे झाड़ियों से अचानक ही एक आदमी हाथ में लालटेन लेकर निकला और मेरे आगे आगे चलने लगा। उस आदमी को अचानक झाड़ियों से निकलता देख मैं काफ़ी हैरान हुआ कि आखिर वो आदमी वहाँ क्या कर रहा था। उस आदमी ने लालटेन को इस कदर पकड़ रखा था कि उस लालटेन की रोशनी मुझे भी मिल रही थी, तो मैं भी उस लालटेन की रोशनी के सहारे आगे बढ़ने लगा। मगर काफ़ी ठंड होने के कारण उस आदमी ने अपना पूरा शरीर एक चादर से ढक रखा था, जिस कारण मैं उस आदमी को नहीं बल्कि उसकी चादर को ही देख पा रहा था। कुछ कदम ऐसे ही चलने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि ये आदमी मेरे कदमों के साथ ही साथ अपने कदम बढ़ा रहा है। तो इस बात का पता लगाने के लिए मैंने अचानक से अपने कदमों को रोक लिया, तो मेरे ऐसा करते ही वो आदमी भी एकदम से रुक गया। उस आदमी की इस हरकत को देखकर मैं काफ़ी हैरान हुआ, जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब कौन है आप? लेकिन मेरे ये पूछने पर भी उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। कुछ देर गौर करने के बाद मुझे पता चल गया कि ये और कोई नहीं बल्कि मेरे गांव का दोस्त विपुल है। तो मैंने उस आदमी से कहा, अरे विपुल तू है क्या? मेरे इतना बोलते ही वो आदमी मेरी ओर पलटा और अपने लालटेन को अपने चेहरे के करीब ले गया। फिर जब मैंने उसका चेहरा देखा तो हाँ, वो विपुल ही था। मैं विपुल को देखकर काफ़ी खुश हुआ और उससे पूछा, विपुल तू इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहा है? इस पर विपुल ने कहा, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। जिसके बाद हम दोनों वापस से आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर आगे बढ़ते ही हमें रास्ते के बीचों बीच 3 आदमी बैठे हुए दिखे। उन्होंने रास्ते को इस कदर घेरा हुआ था कि ना तो कोई आगे आ सके और ना ही कोई जा सके। उन तीनों आदमियों के करीब पहुंचकर हम रुक गए। तो इतनी रात गए ये तीनों लोग रास्ते को घेर कर क्यों बैठे हैं? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मेरी नज़र उन तीनों के चेहरे पर गई। तो उनका चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए और मैं ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा, क्योंकि उन तीनों का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उनकी आंखें सफ़ेद चमक रही थीं। ये देखकर मैं समझ गया कि ये तीनों इंसान नहीं बल्कि भूत हैं। इससे पहले कि मैं विपुल से कुछ कह पाऊँ, उन तीनों भूतों ने हम पर हमला कर दिया। तो विपुल ने चिल्लाकर मुझसे कहा, आदित्य तू भाग, मैं इनको देखता हूँ। मैं वहाँ विपुल को अकेले छोड़कर भागना तो नहीं चाहता था, मगर विपुल के बार बार कहने पर मुझे भागना ही पड़ा। जिसके बाद मैं भागता हुआ अपने घर पहुँचा और घर वालों को पूरी बात बताई। इस पर घर वालों की बात सुनकर मेरा सर एकदम से घूमने लगा, क्योंकि मेरे छोटे भाई ने कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि विपुल भैया को मरे तो 2 दिन बीत चुके हैं। ये सुनकर मैं समझ गया कि वो विपुल नहीं बल्कि विपुल की आत्मा थी, जो आज मेरी जान बचाने के लिए आई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। ऑटो से उतरने के बाद मैं भागता हुआ स्टेशन में दाखिल हुआ। सीढ़ियाँ चढ़कर उतरकर जब तक मैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचा, तब तक मेरी ट्रेन आधा प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी। मैंने दौड़कर ट्रेन पकड़ने की
एक आखिरी कोशिश भी की, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब मेरे पास सिवाय यहाँ पर रात गुजारने के और कोई चारा नहीं था, क्योंकि मेरे घर की तरफ जाने वाली ये आखिरी ट्रेन थी। थका हारा मैं प्लेटफॉर्म में लगी एक बेंच पर बैठ गया और जोर जोर से हाँफने लगा। तब रात के 8:30 बज रहे थे और ठंड का आलम तो ये था कि मेरे हाँफते वक्त मुंह से धुआं निकल रहा था। अब मैं इस सोच में पड़ गया कि आगे क्या करूंगा। दरअसल मैं यहाँ यानी इस पतालपुर गांव में किसी काम के सिलसिले से आया था। काम निपटाते निपटाते रात हो गई और अभी कुछ देर पहले आखिरी ट्रेन भी छूट गई। एक बार को तो मैंने सोचा यहीं इसी बेंच पर लेटकर किसी तरह से रात कटा देता हूँ, मगर तभी एक तेज ठंडी हवा के झोंके ने मुझे ये एहसास करवा दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। और तो और वो स्टेशन इतना छोटा था कि उसमें कोई वेटिंग रूम भी नहीं था। ये तो पक्का था कि मैं स्टेशन में नहीं रुकने वाला। लिहाजा मैं स्टेशन से बाहर निकलकर आसपास कुछ ढूंढने लगा, कोई ऐसी जगह जहां मैं रात भर बिना किसी तकलीफ के सो सकूं। मगर मेरे आसपास मुझे खाली रास्ता और बंद दुकानें ही नजर आ रही थी। कोहरे ने चारों तरफ अपना पैर जमाना शुरू कर दिया था। अभी मैं आगे के बारे में सोच ही रहा था कि तभी मुझे मेरे कंधों पर पीछे की तरफ से किसी का ठंडा हाथ महसूस हुआ। मैं चौंकते हुए तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि ठीक मेरे पीछे मेरी ही उम्र का एक आदमी खड़ा है। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता उस आदमी ने ही कहा, यहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा। उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं काफी हैरान हुआ कि आखिर इस आदमी को पता कैसे चल गया कि मैं होटल ढूंढ रहा हूँ। खैर मैंने उस आदमी से कहा, हाँ, पर आपको कैसे पता चला कि मैं होटल खोज रहा हूँ? इस पर वो आदमी बोला, मुझे सब पता चल जाता है। हालांकि होटल तो नहीं, पर एक जगह है जहां आप रात गुजार सकते हैं। मैं आपको ले चलता हूं उस जगह पर। चूंकि उस वक्त मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं उस आदमी के साथ चलने को तैयार हो गया। जिसके बाद वो आदमी मुझे एक रास्ते पर कहीं ले जाने लगा। वो रास्ता मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। रास्ते के अगल बगल सिर्फ घने लंबे पेड़ और जंगल ही नजर आ रहे थे। बाकी ना तो कोई घर था और ना ही कोई दुकान। फिलहाल किसी भी तरह से ऐसा तो नहीं लग रहा था कि उस तरफ कोई होटल होगा भी, मगर मैं उस वक्त लाचार था, इसलिए उस आदमी के पीछे पीछे चलता रहा। कुछ देर ऐसे ही चलते रहने के बाद रास्ते से थोड़ा हटकर मुझे एक 2 मंजिला इमारत नजर आने लगी। तभी मेरे आगे चल रहे उस आदमी ने मुझे उंगली के इशारे को उस इमारत की तरफ दिखाते हुए मुझसे कहा, यही है वो घर, आप यहाँ रात भर रह सकते हैं। मुझे उसी वक्त भाड़े की बात कर लेना ठीक लगा। फिर जब मैंने उस आदमी से भाड़े के लिए पूछा तो उसने कहा, जी हम किसी से भाड़ा नहीं लेते, बस हमारा एक नियम है, अगर आप एक बार इस घर में अंदर चले गए तो कल सुबह से पहले बाहर नहीं निकल सकते। मैंने सोचा कोई बेवकूफ ही होगा जो इतनी ठंड में बाहर निकलेगा। ऊपर से मुझे मुफ्त में रात गुजारने की जगह मिल रही थी, जिस वजह से मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी को हाँ बोल दिया। थोड़ा और चलकर हम लोग उस घर के नज़दीक पहुँचे। घर की हालत ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और ना ही काफ़ी ज़्यादा बुरी, मतलब ये कि रहने लायक था। फिर उस आदमी ने घर के दरवाजे पर लटक रहे ताले को खोला
और हम दोनों घर के अंदर गए। घर के अंदर पूरा अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, जिस पर मैंने उस आदमी से पूछा, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? तो इस पर वो आदमी बोला, लाइट नहीं है यहाँ पर। खैर, जैसे तैसे वो आदमी मुझे एक कमरे में ले गया और बोला, आप आराम से यहाँ पर सो जाइए, मैं बाहर ही बैठा हूँ। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे एक बार आवाज़ लगा दीजिएगा। इतना बोलकर वो आदमी उस कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही मैंने दरवाज़ा बंद किया और चुपचाप कमरे में लगी पलंग पर जाकर लेट गया। तभी मैंने एक अजीब बात नोटिस की। मैं 4 दीवारी और एक छत के अंदर सोया हुआ था, मगर फिर भी मेरे शरीर पर इतनी तेज हवा लग रही थी जैसे मैं खुले में सोया हुआ हूँ। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था? कमरे में जो एक खिड़की थी वो पहले से ही बंद थी। दरवाज़ा भी मैं बंद करके सोया था। खैर, पलंग के एक ओर पड़ी रजाई को उठाकर मैंने अपने मुंह तक ओढ़ लिया। तब कहीं जाकर मुझे थोड़ी गर्मी आई, मगर नींद उसका अभी तक कोई अता पता नहीं था। बहुत देर तक रजाई के अंदर होने की वजह से मुझे घुटन सी होने लगी, इसलिए मैंने अपना सिर बाहर निकाल लिया। तो जैसे ही मैंने अपना सिर बाहर निकाला, तभी मेरी नज़र मेरे सर के ऊपर एक बहुत ही घने पेड़ पर गई। मैंने तुरंत अपने आसपास देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि अब मैं किसी कमरे में नहीं बल्कि खुले आसमान के नीचे सोया हुआ था। तभी मैंने महसूस किया कि मैं किसी पलंग पर नहीं बल्कि एक मिट्टी के टीले पर लेटा हुआ हूँ। मैं तुरंत उठकर खड़ा हुआ। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मैं आंख मीचने लगा। और जब आंख मीचकर जैसे ही दोबारा आंख खोला तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि मैं उसी कमरे में था। सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो चुका था, मगर मैं इतना तो समझ ही गया था कि यहाँ कुछ सही नहीं है। लिहाजा मैं उस कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और हॉल में आकर उस आदमी को ढूंढने लगा जो मुझे यहाँ लेकर आया था। मगर मुझे वो आदमी हॉल में कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, जिस वजह से मुझे उसी वक्त वहाँ से निकल जाना ही बेहतर लगा। और मैं वापस अपने कमरे में सामान लाने चला गया। सामान समेटकर मैं जैसे ही कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, तभी अचानक मेरे सामने वही आदमी आकर खड़ा हो गया, मगर अब उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी और चेहरे पर किसी धारदार खंजर के निशान थे। उस आदमी के हाथ में भी एक धारदार खंजर था और वो लगातार मेरी ओर बढ़े आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। उस वक्त पर मेरा दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था, मगर तभी मेरी नज़र उस कमरे में लगी कांच की खिड़की पर गई। उस खिड़की में किसी भी तरह की कोई रेलिंग नहीं थी। मैं तुरंत उस खिड़की की ओर भागा और खिड़की खोलकर तुरंत नीचे कूद गया। हालांकि थोड़ी बहुत चोटें आईं, मगर उस वक्त मेरे पास उतना वक्त नहीं था कि मैं बैठकर चोट सहलाऊं। लिहाजा मैंने वहां से दौड़ लगा दी। भागते वक्त मैंने एक दफ़ा पीछे पलटकर भी देखा, लेकिन वहां ना तो वो घर था और ना ही वो आदमी। दौड़ते दौड़ते मैं सीधे स्टेशन पहुंचा। पूरी रात किसी तरह से स्टेशन में ही गुजार दी। हालांकि मुझे तब भी डर लग ही रहा था कि कहीं वो आदमी यहाँ फिर से ना आ जाए, इसलिए मैं स्टेशन मास्टर के कमरे में चला गया। वहाँ जाकर मैंने स्टेशन मास्टर को
सारी बात बता दी, जिस पर उन्होंने बताया कि वो आदमी एक चोर हुआ करता था। लोगों को इस तरह से लूटना उसका काम था और वो अपने इस काम को उसी जगह पर अंजाम देता था। मगर एक दिन उस चोर का पाला किसी गलत आदमी से पड़ गया। उस मुसाफिर ने उस चोर को जान से मार डाला। तब से उसी की आत्मा भटकती है। हालांकि अब भी वो आत्मा लोगों को उसी जगह पर ले जाती है, मगर लूटने के इरादे से नहीं, बल्कि उन्हें जान से मार डालने के इरादे से। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।